आदाब नाजरीन, 9:35 प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज में पाकिस्तान से अहम तरीन खबर, जहां पर गुज़श्ता 48 घंटों से ऑपरेशन चल रहा और पाकिस्तानी हुकूमत, अफवाज, सिविल अथॉरिटीज़ या फिर तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि ट्रेन पर हमले और मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने के बाद ऑपरेशन अब भी जारी है, लेकिन इंसानी जानों का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर बुलान के मकाम पर जहां पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया, फोर्सेज का ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है और पाकिस्तानी फौज का यह दावा है कि मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मरहले में है और बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिर बशमूल खवातीन और बच्चों को बाजियाब करा लिया गया है। ज़राए पाकिस्तान की ये भी बताते हैं कि बाजियाब कराए गए बच्चों और खवातीन को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और इससे पहले 190 मुसाफिरों को बाजियाब कराया जा चुका है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक दौरान क्लियरेंस ऑपरेशन इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहिरा किया गया और मासूम जानें बचाई गई। ताहम पहले से दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले चंद मुसाफिर अपनी जान गंवा चुके थे और सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को मार दिया गया, लेकिन मजीद तफसीलात कुछ देर बाद आने का इम्कान है, क्योंकि अगर ऑपरेशन रात को ही ख़त्म हो जाता है तो इस पर मजीद जवाब आ सकता है। खुदकुश बम्बारों की जानिब से यरगमाल मुसाफिरों के पास बैठाया गया था, इस तरह की इतलात है और इनके पास बिठाने के बाद उन्हें धमकियां दी जा रही थी। खुदकुश बम्बार दहशतगर्द खुदकुश जैकेट पहने हुए थे। बाजियाब कराए गए 107 मुसाफिरों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे बताए जाते हैं, जबकि 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गुज़श्ता रात सिक्योरिटी फोर्सेज की निगरानी में माल बरदार ट्रेन मुसाफिरों को लेकर मच रेलवे स्टेशन पहुंची, जब दीगर बाजियाब अफराद को भी महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 27 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और बैरून मुल्क हैंडलर से बजरिया सैटेलाइट फोन राब्ते पर वो थे। फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए हैं और फोर्सेज की इजाफी नफरी इलाके में ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है और दहशतगर्दों को इतलात के मुताबिक घेरा उनके खिलाफ तंग किया गया है। फोर्सेज के ऑपरेशन में रिहाई पाने वाले एक मुसाफिर ने यह भी कहा कि फायरिंग हुई, अल्लाह का शुक्र है कि फौज और FCL एहलकार बाहिफाजत उन्हें वहां पहुंचा गए। फौज और FCL एहलकार उन्हें बाजियाब कराया और यहां तक कि बाहिफाजत बाहर निकाला। जाफर एक्सप्रेस 9 बोगियों पर मुश्तमिल थी। ट्रेन में 400 से ज्यादा मुसाफिर थे और कल यानी मंगल की सुबह 9 बजे कोयटा से रवाना हुई थी। मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। इसी दौरान पहले ट्रैक पर धमाका हुआ, फिर ट्रेन पर फायरिंग हुई। इसके बाद ट्रेन में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और सूरत हाल यहीं से बिगड़ना शुरू हुई। लेकिन रफ्ता रफ्ता बच्चों, खवातीन या फिर मुअम्मर अफराद समेत कुल मिलाकर 192 लोगों को अब तक बाजियाब कराया जा चुका है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। इधर भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी की क़यादत में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जहां बताया गया कि पाकिस्तान में आलमी दहशतगर्दी में मुबैना तौर पर कलीदी किरदार पाकिस्तान का रहा है। सख्त तनकीद इसलिए हुई और एक नाकाम रियासत और इलाके में दहशतगर्दी के सबसे बड़े महरिक के तौर पर पाकिस्तान को करार दिया गया। डॉक्टर ताहिर चौधरी, बीजेपी मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा और सीनियर बीजेपी लीडर सुरेंद्र सिंह गली की हमरा पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बहुत इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर थी। कल से सभी देश के और पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान की ट्रेन की हाईजैक की न्यूज़ सुन रहे हैं और पाकिस्तान के बद से बदतर हालात हैं, सरकार के भी, वहाँ के आर्मी के भी, वहाँ के सिस्टम के भी, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के भी। ये वो देश है जो इस्लाम के नाम पे बनाया गया था कि इस्लामी की एक अलग स्टेट बनाई जाएगी, लेकिन इस देश ने पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया, पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम किया और आज उस देश में एक ट्रेन हाईजैक हो जाती है। बलूचिस्तान के जो फाइटर्स हैं वो उसको हाईजैक कर लेते हैं। पाकिस्तान को भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, लगभग 50 से ज़्यादा पाकिस्तान के आर्मी के जवान वो अपने खो चुके हैं इस बैटल के अंदर और 450 के लगभग लोगों के साथ इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था। बाद में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है मीडिया से,
140 के लगभग लोगों को रिहा कर दिया गया, जिसमें बुज़ुर्ग लेडीज़ भी थी, बुज़ुर्ग लोग थे, बच्चे थे, और उन लोगों को किया गया जिनके पास बलूचिस्तान के आई कार्ड थे। आज पाकिस्तान को इस चीज़ का एहसास हो चुका है। ये वो देश है जिसने मिलिटेंट्स की फैक्ट्रियाँ चलाई, दुनिया को नुकसान पहुँचाने के प्रोपोगंडे बनाए, हमेशा भारत देश को टारगेट किया गया। लेकिन आज पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा है, मुझे लगता है वहाँ की सरकार को, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ की आर्मी को समझना पड़ेगा कि जो कुआं आप दूसरों के लिए खोद रहे थे, आज उस कुएं में आप लोग खुद जा चुके हो, और मुझे लगता है उनको इससे आगे बढ़ते हैं। बात मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से एक जवाब की करते हैं, क्योंकि राज्यसभा में सवाल पूछा गया था कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अब तक कितने खुसूसी विंग्स के जरिए ऑपरेशन कर चुका है और डिजिटल फ्रॉड से जिन लोगों को अभी तक परेशान किया गया है उन लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए इकदाम क्या किए गए। तो डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ हुकूमत के मुताबिक कार्रवाइयां जारी हैं और तफसीलात ये भी फराहम की गई कि अब तक डिजिटल गिरफ्तारियां भी हुई। घोटालों में मुलव्वस 3,962 से ज्यादा स्काइप आईडीज अभी तक बंद की गई। 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट्स की निशानदेही हुई, जिनको बाद में हुकूमत के मुताबिक ब्लॉक कर दिया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक ये जाली अकाउंट्स मुबैना तौर पर कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की नकलो हमल को पर नजर रखते थे। रकूमात की मुंतकली पर मुसलसल नजर रहती थी, लोगों को रकम मुंतकिल करने पर मजबूर करते थे, धोखा देते थे। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला संजय बिंदी कुमार ने वजारत दाखिला की जानिब से आज बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दिया। एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि महकमा टेली कम्युनिकेशन ने अब तक कार्रवाइयां की हैं, बेदारी पैदा करने के लिए कॉलर ट्यून मुहिम शुरू की है। कौमी साइबर लाइन को फरोग देने के लिए एक कॉलर ट्यून मुहिम शुरू की गई और क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ने वजीर के मुताबिक तहरीरी जवाब में बताया गया कि क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए उन लोगों के भी केसेस देखे जाते हैं जो इस पर शिकायत करते हैं। जवाब के मुताबिक 3,962 स्काइप आईडी जिनसे फ्रॉड किया गया था और 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट्स को डिजिटल गिरफ्तारी के लिए शनाख्त हुई, ब्लॉक किया गया। रियासत और यूनियन टेरिटरीज पुलिस, एनसीबी, सीबीआई, इसके अलावा आरबीआई और दीगर कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों या इदारों की जानिब से साइबर क्राइम को कम करने के लिए इकदाम उठाए गए हैं, जिसमें नुमाया कामयाबी इदारों को हासिल हुई है। इधर जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास जारी है, जिसका आज 9वां दिन था। मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात पर आज बहस हुई। मेंबरान असेंबली ने इलाकाई मसाइल भी उजागर किए। वज़रा ने मेंबरान के सवालों के जवाब दिए और जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास 9वें रोज़ में जब दाखिल हुआ तो आज सुबह से ही बहस का आगाज़ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात पर हुआ। मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र पर बहस का आगाज़ हुआ। वक्फ़ा सवालात के बाद महकमा तालीम के मुतालबात ज़र को लेकर मेंबर असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज कट मोशन पेश किया। इस बीच पवन कुमार गुप्ता, आरएस पठानिया, बलवंत सिंह मनकोटिया, शक्तिराज परिहार, फयाज अहमद मीर, इसके अलावा युद्धवीर सेठी, वहीदुर रहमान पर्रा, मनोहर लाल की जानिब से मुतालबात ज़र बाबत तालीम पर अपनी कट मोशंस दाखिल की। इधर आज जवान में सेहत और तिब्बी तालीम को लेकर भी मेंबरान की तरफ से कट मोशन दिए गए। आज कुल मिलाकर 32 सवालों के जवाब दिए गए। ताहम वक्फा सवालात के दौरान चंद ही मेंबरान की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब मिला। जिन मेंबरान ने सवाल पूछे उनमें चंद्र प्रकाश गंगा, अली मोहम्मद डार, कुलदीप सिंह परिहार, अर्जुन सिंह राजू के अलावा खुर्शीद अहमद, सतीश कुमार शर्मा, देवेंद्र कुमार मनियाल और जी मीर भी शामिल हैं। ज़िमनी सवालों में कई दीगर मेंबरान ने वज़रा की तवज्जो अपने हल्का इंतखाब की तरफ करानी चाहिए। जिन मेंबरान ने जिन महकमों के मुतल्लिक सवालात पूछे इनमें स्पोर्ट्स, वर्क्स डिपार्टमेंट, सयाहत, पब्लिक वर्क्स, रिलीफ, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल व ट्रांसपोर्ट महकमा शामिल थी, जिसका जवाब जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार की जानिब से दिए गए। जम्मू कश्मीर बजट इजलास का आज 9वां दिन था। मुख्तलिफ मुतालबात और मुतालबात ज़र पर जहाँ बहस हुई, वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में के लीडरान की जानिब से सरहद ज़िला पुंछ के एक 17 साला नौजवान के लापता होने का मामला उठाया गया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन असेंबली हवेली पुंछ एजाज अहमद जान ने कानून साज असेंबली में 17 साल
साला नौजवान यावर रशीद वल्द मोहम्मद रशीद साकिन मंडी पुंछ के लापता होने को एक संगीन मसला करार देते हुए तशवीश का इजहार किया। एजाज ने मामले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत और महकमा दाखिला पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर एक्शन लें और लापता लड़के का जल्द अज जल्द सुराग लगाने के लिए मुकम्मल इंक्वायरी करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तलबा और शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और इसकी फौरी और शफाफियत पर ख़ास तौर से तहकीकात पर जोर दिया गया। वाज़ रहे कि 17 साला नौजवान यावर रशीद, जिसका ताल्लुक सरहदी ज़िला पुंछ की मंडी तहसील के आरान बाइला गांव से है, गुज़श्ता सुबह करीब 9:30 बजे से 10 बजे के दरमियान आखिरी मरतबा कच्ची छावनी जम्मू के इलाके में देखा गया है और आखिरी इतलात मिलने तक परेड जम्मू में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस या सिविल हुकाम कोई सुराग लगाने में नाकाम साबित हुई है। इस हवाले से जहां ऐवान के अंदर एजाज जान ने मामला उठाया, ऐवान के बाहर भी गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए इस मामले पर और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर उन्होंने खदशात का इजहार किया। जवान बच्चा पुंछ से यहाँ एग्जाम देने के लिए आया, आकाश यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे 17 साल का है सर, यावर रशीद सना मोहम्मद रशीद। सर कल से वो मिसिंग है। मेरी गुजारिश है मिनिस्टर साहब से कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि क्या वजूहत है और उसके लिए कोई जल्द से जल्द कदम उठाया जाए। सर 17 साल का बच्चा है सर, वहाँ से यहाँ पे आया एग्जाम देने के लिए। ये जो नौजवान है यावर रशीद इसका नाम है और ये रशीद साहब का बेटा है। ये पुंछ से आया था अपना एग्ज़ाम देने के लिए आकाश इंस्टीट्यूशन में और पेपर देने के बाद इसका पता नहीं चल रहा है। हमने कंसर्न अथॉरिटी से भी बात की है, मिसिंग रिपोर्ट डाल दी है, उन्होंने हमें एश्योर किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि सिक्योरिटी का एक फेलियर है। सिक्योरिटी को रिव्यू करने की ज़रूरत है और क्योंकि ये सिक्योरिटी का जो निज़ाम है ये स्टेट के अंडर नहीं आता है, ये मरकज़ी सरकार के अंडर आता है। मैं अपील करूंगा एलजी साहब से कि वो इसमें इमीडिएटली एक रिव्यू ले लीजिए। जगह जगह बच्चे गुम रहे हैं और ये बड़ा एक कंसर्न है जम्मू कश्मीर के लोगों का। क्या ये कहीं कोई डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं और कौन लोग हैं इसके पीछे? शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में दिलकश गुलमर्ग में 4 रोज़ा 5वें खेलो इंडिया सरमाई खेलों का दूसरा मरहला आज बाद से पैर इख्ताम पजीर हो गया। 4 रोज़ा गेम्स का आगाज 9 मार्च को हुआ था, जिसमें मुल्क भर से सैकड़ों एथलीट्स ने मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लिया। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाड़ियों ने भी गेम्स में हिस्सा लिया। आज से फिर गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेल 2025 के इख्तामी तकरीब से खिताब करते हुए नौजवान खिदमात और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसूख मांडविया ने कहा कि मरकज़ मुल्क के खेलों के सफ़र को उरूज पर ले जाने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने पूरे मुल्क के लिए खेलों की तरक्की और फ़रोग के लिए रोड मैप तैयार किया है। वो 2036 में बैनुल-अक़वामी ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए सख्त मेहनत कर रहा है। कबल अज़ीम मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेलों के 5वें एडिशन के कामयाब इनेकाद पर मुसरत का इजहार किया। गेम्स का पहला मरहला इस साल 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में कामयाबी के साथ मुनक्किद हुआ। गुलमर्ग के लिए एक विंटर स्पोर्ट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो फैसला किया जा रहा है वो एक बहुत अच्छी बात है। हम यही चाहते थे कि अगर एक दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स के लिए जम्मू कश्मीर में कायम हो तो उससे हमारे एथलीट्स को फ़ायदा होगा। मैं आर्मी, हिमाचल और लद्दाख को तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन अपनी जगह थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि इस मुल्क में स्कीइंग की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई, लेकिन पहले 3 नंबर में हमारा कहीं हिसाब किताब नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे तरफ से कोई खामी है। हमें अपने स्कीयर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचेज़ का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि सतीश के साथ मिलके इस साल हम अपने स्कीयर्स के लिए फैसिलिटीज़ और कोचिंग वगैरह बेहतर करें ताकि अगले साल जब जम्मू कश्मीर हुकूमत पर सनती पॉलिसी में लैतुल्लैल से काम लेने और गैर संजीदगी का मुजाहरा करने का इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। पार्टी के लीडर राजीव जसरोटिया ने आज कहा कि मरकजी हुकूमत ने सनती इनकलाब लाने के लिए जो इकदाम जम्मू कश्मीर में किए और अवाम के जज्बात और एहसासात की कद्र की, आज तमाम उम्मीदों पर मौजूदा उमर हुकूमत पानी फेरने का काम कर रही है। देखिए, सरकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसलिए लेके आई, इन्वेस्टमेंट इसलिए लेके आई कि नौजवानों को रोजगार मिले। भाई जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेरा सवाल यही था कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके आपके सेलेंट फीचर्स क्या है? जो मैं गो थ्रू करता हूँ उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, वहाँ पे मिसिंग है। एक वर्बल विस्पर तो है 80-20 का रेशियो से लोग लगेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पर जब जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे पोजीशन है वो ऐसी नहीं है। वो 80-20 का
20 भी नहीं देते। 20 क्या 5% लोगों की एम्प्लॉयमेंट। मेरा यही सवाल था कि रिसोर्सेज हमारे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, हवा हमारी, हर चीज़ हमारी, हमारे रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद जिस मोटिव से सरकार ने ये पॉलिसी लाई वो मोटिव तो फुलफिल नहीं हो रहा। तो उसका क्या सरकार के पास जवाब है? उसका सरकार के पास क्या मैकेनिज्म है कि लोगों को, जो लोकल लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन दे दी, जिन्होंने अपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, मगर एम्प्लॉयमेंट तो लोगों को मिल नहीं रही है। तो मेरा यही प्रश्न था ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि जो 80-20 वाली जो कमिटमेंट है सरकार की, उस कमिटमेंट को ऑनर करने के लिए आप कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्ट कर रहे हैं? आपने जब ये सवाल पूछा स्पीकर साहब से, तब विधायक आजाद जैन ने भी ये कहा कि 370 जो है वो तोड़ा गया, भाजपा पे कंज कसते हुए कहा कि 370 तोड़ा गया, तभी ये नौबत जो है नहीं, 370 तोड़ा गया तो इसलिए इंडस्ट्रीज आई। तो इंडस्ट्रीज, मेरा यही कहना, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ 370। मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, लोगों को क्योंकि सरकार हर आदमी को नौकरी नहीं दे सकती, तो उसका एक सरकार ने अदर ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हुए यहाँ इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट लाने का काम किया। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत 28,400 करोड़ रुपए की यहाँ इन्वेस्टमेंट आई है विद सर्टेन इंसेंटिव्स टू इंडस्ट्रियलिस्ट। बट जो बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, वो इसमें अनकवर्ड ऐसे कागजी खाते में तो है, पर ग्राउंड पे रियलिटी वो नहीं है। इसलिए हमने कहा सरकार को कि सरकार कोई मैकेनिज्म लाए कि हमारे लोगों को रोजगार। मंत्री के द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया गया है उससे सेटिस्फाई नहीं, मंत्री साहब ने तो यही कहा है कि हमारी कमिटमेंट है कि हम जिस भाव से ये सरकार ये पॉलिसी लेके आई है उसको हम ऑनर करेंगे। आप ऑनर कैसे करेंगे? ही शुड कम आउट विद सम एसआरओ, कोई ना कोई कमिटमेंट इसकी ऑर्डर आना चाहिए, या कोई इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ सरकार की तरफ से, कि लोग हमारे कैसे बदलाव। मरकजी हुकूमत ने मीरवाइज उमर फारूक की क़यादत वाली अवामी एक्शन कमेटी पर गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट या अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट 1967 के तहत 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी। दूसरी जानिब मसरूर अब्बास अंसारी की सरबराही में जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी JKIM पर भी 5 बरसों के लिए पाबंदी का ऐलान गुज़श्ता रोज़ हुआ। 2 अलग अलग नोटिफिकेशंस में वजारत दाखिला ने इन तंजीमों में या इनकी जानिब से की जाने वाली सरगर्मियों पर मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया और कहा गया हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और सलामती के लिए इनकी सरगर्मियाँ या इक़दामात ख़तरा हैं। इस फैसले के बाद मरकज़ी हुकूमत की शदीद नुक्ताचीनी की गई, जहाँ तंजीमों के अरकान या इनके सरबराहन की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आया। वहीं जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इल्ज़ाम आयद किया कि ज़ोर ज़बरदस्ती वाली पॉलिसी को तर्क करके हुकूमत को संजीदगी के साथ मामलात को लेना चाहिए और वक्त और हालात व मामलात की हसासियत को समझते हुए फैसले वापस लिए जाने चाहिए। जो फैसला है उसकी उन्होंने सख्त तनकीद मरकजी वजारत दाखिला पर की। ये बहुत बुरा है जो हुआ है। अवामी एक्शन कमेटी हो या इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप सब लोग जानते हैं जो मीरवाइज उमर फारूक साहब हैं वो खुद विक्टिम हैं। उनके वालिद शहीद मौलवी फारूक साहब, उन्होंने ये पार्टी बनाई हुई है और उन्होंने शहादत भी दी है। और इसी तरह जो मसरूर अंसारी साहब हैं, ये सारी एक सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझती है उमर फारूक साहब की नज़ाकत को, और जिसकी वजह से उन्होंने उनको Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है एक तरफ से, दूसरी तरफ से उनकी पार्टी को बैन करती है। ये बात मेरी समझ से कोसों दूर है कि आखिर ये जो मस्कुलर पॉलिसी है ये कब तक चलाएंगे। या तो ऐसा है कि ये मौलवी उमर फारूक साहब हो या जो ये दूसरी जमात है इत्तेहादुल मुस्लिमीन अंसारी साहब हो, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको ब्लैकमेल कर रही है किसी चीज़ के लिए कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। तो अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो एक्शन लेती है। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आती। एक तरफ से आप एक शख्स को Z+ कैटेगरी में लाते हो, सिक्योरिटी देते हो, दूसरी तरफ से उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करते हैं। इधर मरकजी हुकूमत या वजारत दाखिला के फैसले को भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने खुशाइंद और मस्बत इकदाम करार दिया। पार्टी ने श्रीनगर में आज
अल्ताफ ठाकुर पार्टी तर्जुमान की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन ख्यालात का इजहार किया। कल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है शाम को, जैसे सबने देखा कि दो ऑर्गेनाइजेशन इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी पे एमएचए ने बैन लगाया। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इसका वेलकम करती है, खैर मकदम करती है, खुश आमदीद करती है कि ऐसे संगठन, जो संगठन कश्मीर में इंतहा पसंदी, मिलिटेंसी और दूसरी चीजों में मुलव्वस थे, उसको फरोग दे रहे थे, उनको बैन करना, और जिनकी कोशिश हमेशा रही कि कहीं किसी न किसी तरीके से देश और जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट किया जाए। आपको याद होगा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बैन जिसको बैन किया गया, ये दोनों संगठन, चाहे अवामी एक्शन कमेटी हो, चाहे अब मसूर अंसारी साहब की तंजीम हो, दोनों उसका पार्ट एंड पार्सल रहे। आपने देखा बार बार जिन्होंने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के अमन में आग लगाने, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को सपोर्ट करने, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का डिजाइन जो है उसको प्रमोट करने की जो कोशिश की है, उन पे एमएचए ने बैन लगा दी। खासकर 2019 के बाद जब हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट, जनाब नरेंद्र मोदी जी वाली गवर्नमेंट, और जहां होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह रहे, उन्होंने हर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई ग्रुप हो, उसको बख्शा नहीं जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया, जो देश की इंटीग्रिटी। जनूबी कश्मीर के सबजिला त्राल का दूर अफ्तादा इलाका बंगडार गुजर बस्ती, जहाँ इस दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और एक कसीर आबादी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखी गई है। इलाके से गुजरने वाले नाले पर गुज़श्ता कई दहाइयों से पुल तामीर करने का मुतालबा मकामी आबादी कर रही है, जो इलाके के बड़े इलाके को जोड़ने का काम करता। ताहम सितम ज़रीफ़ी ये कि हुकाम ने अभी तक दावे तो किए, ताहम इसके बाद काम ज़मीनी सतह पर नहीं हुआ। मकामी लोग बताते हैं कि इलाके में पुल ना होने की वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है, लेकिन हुकूमत ये बात समझने से कासिर है। कोई बच्चा, बुज़ुर्ग या कोई बीमार खातून अस्पताल ले जाएं तो चारपाई का सहारा लेकर वो इस सैलाब ज़दा इलाके से गुजरते हैं, जहां कई मरतबा राब्ता भी आर पार मुनक़ता हुआ है। मकामी लोगों ने इस दर्द सर को ख़त्म करने और राब्ता पुल की तामीर को यकीनी बनाने का मकामी अवामी नुमाइंदों बिलखुसूस उमर अब्दुल्ला सरकार से मुतालबा दोहराया। मैं यहाँ बंगलार में रहता हूँ, हमें यहाँ पुल नहीं है। अब बारिशों का सीज़न है, अब सैलाब आएगा, हमारे बच्चे नहीं जा पाएंगे स्कूल, और अगर राशन लाना पड़ता है वो भी हम वहीं से लाते हैं। सब कुछ दवाई, कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो हम नहीं जा पाएंगे। हमने बहुत बार सरकार से अपील की हमें पुल दिया जाए, लेकिन हमें नहीं दिया हुआ पुल। हाँ, यहाँ पे 60-70 घर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे जब आता है सैलाब आता है फिर हम नहीं जा पाते हैं। अगर हमारा कोई बीमार हो जाएगा हम दवाई लाने भी नहीं जा सकते हैं, और राशन भी हमें वहीं से लाना है, सब कुछ वहीं से लाना है। लेकिन बीच में ये जो यहाँ पे इतना बड़ा पुल नहीं है, हमें बीच में जब सैलाब आएगा फिर हम नहीं जा पाएंगे। अगर कुछ भी बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए टाइम पे, तो नहीं जा पाते हैं। नहीं, इसके अलावा एक रास्ता वो बहुत ऊपर से, वहाँ पे भी पुल नहीं है, वहाँ पे भी ऐसे नॉर्मल तरीके से वो नीचे से रास्ता, लेकिन वहाँ पे पुल नहीं है। हमारे गाँव में टोटली पुल ही नहीं है। जब सैलाब आएगा फिर हम टोटली नहीं जा पाएंगे। जी, जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं स्कूल में, यहाँ पे प्राइमरी स्कूल, लेकिन यहाँ पे भी टीचर वहीं से आते हैं हमारे। हमें पुल की मुश्किलात है सर। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, उस्ताद बंद हो जाते हैं यहाँ, कभी यहाँ ही बंद हो जाते हैं, कभी पार बंद हो जाते हैं, बच्चे यहाँ फिर वापस जाते हैं। गुतरू में मिडिल स्कूल है सर, बच्चे यहाँ से गुतरू जाते हैं, जब दिन भर वो दिन पे सैलाब चढ़ जाता है वो वहीं लोगों के घरों में बंद हो जाते हैं। फिर कैसे लाएंगे उन बच्चों को? 2 दिन गुतरू में रहते हैं, फिर जब यहाँ ही आते हैं 4 दिन सैलाब होता है वो स्कूल नहीं जा पाते। सर हमें स्टोर है, चावल देते हैं गुतरू से सर, दुकान नहीं है यहाँ कोई, आप देख सकते हैं दुकान भी कोई नहीं है। हम दुकान से कोई चीज़ खरीदने के लिए सैलाब में कहाँ जाएंगे? हमें कोई रास्ता नहीं है कोई। हमने बहुत बार सरकार से अपील की, लेकिन हमें पुल चाहिए, कोई नहीं सुनता हमें। मैं भी 20-25 साल का हूँ सर, मैंने भी यही सुना है पुल चाहिए, लेकिन कोई नहीं। जब वोट मांगने आते हैं सब आते हैं सर। पिछली बार भी वोट मांगने आया, लकड़ी का कदल दिया सर। कहाँ रहता है वो लकड़ी का कदल? उस वोट के दिन दिया, बस बोला कि इस बार चढ़ो वोट दे दो। हमने दिया वोट, लेकिन सर कहाँ रहा वो लकड़ी का कदल? जाओ देखो वो भी गिर गया सर। हम बहुत मुश्किल आ, बीमार है, कहाँ ले जाएंगे सर? पर साल सर एक यहाँ मकान बना रहा था गरीब, 30,000 की ईंटों का एक टिपर लाया सर, वो यहाँ पानी सैलाब में बंद हो गया, वो यहाँ बंद हो गया सैलाब में। फिर
मशीन वाला है उसने उसको जलाया, लेकिन वो ईंटें शीटें सब गिर गई पानी। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास जहां पर जारी है, जिसका आज 9वां रोज था, वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और रुकन असेंबली हवेली पुंछ एजाज अहमद जान ने कानून साज असेंबली में एक 17 साला नौजवान यावर रशीद वल्द मोहम्मद रशीद साकिन मंडी पुंछ के लापता होने की इस खबर मिलने के बाद इसे संगीन मसला करार देते हुए तशवीश का इजहार किया। एजाज जान ने मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत और महकमा दाखिला जम्मू कश्मीर पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर एक्शन ले और लापता नौजवान का जल्द अज जल्द सुराग लगाने के लिए गैर जानिबदाराना तहकीकात हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तलबा और शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और इसके फौरी और शफाफ तहकीकात पर जोर दिया गया। वाज़ेह रहे कि 17 साला नौजवान यावर रशीद, जिसका ताल्लुक सरहदी जिला पुंछ की मंडी तहसील के आरान बाइला गाँव से है, गुज़श्ता रोज़ सुबह करीब 9:30 से 10 बजे के दरमियान जम्मू के कच्ची छावनी इलाके से लापता हुआ और यह मामला आज जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में भी गूंजा। आखिरी इतलात मिलने तक परेड जम्मू में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। इधर एजाज जान ने हुकूमत पर लापता नौजवान को बाजियाब कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश या इकदाम करने पर जोर दिया है। जवान बच्चा पुंछ से यहाँ एग्जाम देने के लिए आया, आकाश यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे 17 साल का है सर, यावर रशीद सन ऑफ मोहम्मद रशीद। सर कल से वो मिसिंग है। मेरी गुजारिश है मिनिस्टर साहब से कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि क्या वजूहत है और उसके लिए कोई जल्द से जल्द कदम उठाया जाए। सर 17 साल का बच्चा है सर, वहाँ से यहाँ पे आया एग्जाम देने के लिए। ये जो नौजवान है यावर रशीद इसका नाम है और ये रशीद साहब का बेटा है। ये पुंछ से आया था अपना एग्ज़ाम देने के लिए आकाश इंस्टीट्यूशन में और पेपर देने के बाद इसका पता नहीं चल रहा है। हमने कंसर्न अथॉरिटी से भी बात की है, मिसिंग रिपोर्ट डाल दी है, उन्होंने हमें एश्योर किया, लेकिन कहीं न कहीं मैं ये कहूँगा कि सिक्योरिटी का एक फेलियर है। सिक्योरिटी को रिव्यू करने की ज़रूरत है और क्योंकि ये सिक्योरिटी का जो निज़ाम है ये स्टेट के अंडर नहीं आता है, ये मरकज़ी सरकार के अंडर आता है। मैं अपील करूँगा एलजी साहब से कि वो इसमें इमीडिएटली एक रिव्यू ले लीजिए। जगह जगह बच्चे गुम रहे हैं और ये बड़ा एक कंसर्न है जम्मू कश्मीर के लोगों का। क्या ये कहीं कोई डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं और कौन लोग हैं इसके पीछे? उनको जल्द से जल्द पकड़ के उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बातचीत हुई आपकी? मेरी हुई 2-3 जगह बात हुई है इस मसले पे जो ऑफिसर। चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, एक और खास प्रोग्राम ब्रेक के उस पार।